बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फोर्थ लेक्चर है। कोर्स हमारा है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड पीएलसी। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डीसी मोटर स्टडी आउट की थी कि हमारे पास डीसी मोटर एक्चुअली वर्किंग किस तरह होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं और उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हमारे पास सीरीज शंट कंपाउंड वो हमने स्टडी आउट की थी। आज की क्लास में से हम डीसी मोटर्स पर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे कि किस तरह उनमें से डिफरेंट पैरामीटर्स को हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशंस हैं जो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होती हैं इन द जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो एक तो हमारे पास फ्लक्स पर पोल जो हमारे पास वेबर में होती है पाई, फिर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स हमारे पास एक्चुअली होते हैं। तो जो ये एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट के बराबर होते हैं। फिर हमारे पास पी होती है, पी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ जनरेटर्स पोल्स, और ए हमारे पास होती है नंबर ऑफ पैरेलल आर्मेचर्स पाथ। और इसमें जो एन एक्चुअली हमारे पास होती है ये हमारे पास रिवोल्यूशन पर मिनट को शो करती है, और जो ई है वो एक्चुअली हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड को शो करती है। सो जो ईएमएफ हमारे पास एक्चुअली जनरेट होती है वो हमारे पास किसी भी पैरेलल पाथ में से, तो जो एवरेज ईएमएफ जनरेट होती है हमारे पास पर कंडक्टर वो हमारे पास बराबर होती है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। अगर जो फ्लक्स हमारे पास एक्चुअली कट हो रही है पर कंडक्टर एक ही रिवोल्यूशन में से, तो वो हमारे पास बराबर है चेंज इन फ्लक्स इनटू फ्लक्स पी डब्ल्यू बी। अब हमारे पास जो रिवोल्यूशन पर सेकंड है वो हमारे पास बराबर है n डिवाइडेड बाय 60 के। सो एक ही मिनट में कितने टाइम वो रिवोल्यूट कर रहा है, और जो टाइम है एक रिवोल्यूशन के लिए वो हमारे पास dt बराबर है 60 डिवाइड बाय n के। सो अकॉर्डिंग टू जो फैराडे लॉ है, जो हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लॉ है कि हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट हो रही है पर कंडक्टर वो हमारे पास एक्चुअली बराबर है फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय द पोल्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइड बाय 60। तो इतने वोल्ट का ईएमएफ हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जनरेट होगा। अब हमारे पास जो वाइंडिंग्स होती है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक हमारे पास लैप वाइंडिंग है, एक हमारे पास वेव वाइंडिंग है। जो वेव वाइंडिंग है, जो सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग है, उसमें हमारे पास जो पैरेलल पास है वो हमारे पास 2 के बराबर होते हैं, और जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली हमारे पास सीरीज में होते हैं एक पाथ में, तो वो हमारे पास बराबर होते हैं z डिवाइड बाई 2 के। सो इन वेव वाइंडिंग हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होती है पर पाथ वो हमारे पास एक्चुअली बराबर है फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय द z number of conductors multiply by the number of poles multiply by the number of revolution per minute divide by 120। तो इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इतने नंबर ऑफ वोल्ट्स जो होते हैं हमारे पास ईएमएफ जनरेट होती है पर पाथ। इन द लेफ्ट वाइंडिंग जनरेटर हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो हमारे पास पी के बराबर होते हैं, और जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं एक पाथ में वो हमारे पास z डिवाइड बाई पी के बराबर होती है। सो जो ईएमएफ हमारे पास एक्चुअली जनरेट होती है पर पाथ वो हमारे पास बराबर होती है फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय द z मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 60 के। सो इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो हमारे पास बराबर है फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय p डिवाइडेड बाय a। सो इसमें से वोल्ट्स, तो p इज द नंबर ऑफ पोल्स, और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 2 होगा अगर हमारे पास सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, और ए हमारे पास पी के बराबर होगा अगर हमारे पास वो लैप वाइंडिंग है। सो हमें जब मेंशन होगा तो उसके मुताबिक हम इसमें से वही पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मशीन लॉसेस की बात करें तो एक हमारे पास कॉपर लॉसेस होते हैं, ये हमारे पास आई स्क्वायर आर इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉसेस होते हैं जो हमारे पास एक्चुअली आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में हमारे पास होती हैं। दूसरी हमारे पास होती है आयरन लॉसेस जिसको हम कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास हिस्टेरेसिस या एडी करंट लॉसेस जो आर्मेचर में होते हैं उसकी वजह से होते हैं, और इनको हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं, इन लॉसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, किस वजह से, अगर हम सिलिकॉन एलिमिनेशन शीट इस्तेमाल कर ले आर्मेचर में से, बिकॉज इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे पास हाई होती है, और इसकी जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं। और अगर हमारे पास फील्ड कांस्टेंट हो तो हम ये एज्यूम भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो आयरन लॉसेस हो रहे हैं वो भी एक्चुअली हमारे पास कांस्टेंट होते हैं।
फिर हमारे पास फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉसेस होते हैं। ये हमारे पास वो लॉसेस है जो हमारे पास एक्चुअली बैरिंग्स में होते हैं या हमारे पास ब्रशेज़ में जो कंटेक्ट फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास होते हैं। और इसमें हमारे पास वो लॉसेस भी आते हैं जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसको उसकी वजह से जो एयर इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो वो लॉसेस भी हमारे पास इसमें से इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो लॉसेस है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। फिर हमारे पास ब्रश कंटैक्ट लॉसेस है। सो ये हमारे पास वो लॉसेस है जो हमारे पास ब्रशेस और कम्यूटेटर के दरमियान होते हैं। सो और इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास जो लोड करंट है उसके मुताबिक उसके साथ प्रोपोर्शन होती है। जितना लोड करंट हमारे पास ज़्यादा होगा उतने हमारे पास ये लॉसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। फिर एफिशिएंसी हमारे पास होती है। सो नॉर्मली हम एफिशिएंसी को किसी भी मशीन की इसकी इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट पावर और इनपुट पावर की एक्चुअली हमारे पास रेशो होती है जिसको हम क्या करते हैं इन परसेंटेज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्चुअली अगर हम एफिशिएंसी को जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं एफिशिएंसी हमारे पास जो ईटा है वो हमारे पास जो ईटा है वो हमारे पास आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय द 100%। सो इससे हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी वो कैलकुलेट हो जाती है। सो इसमें हमारे पास क्या होते हैं अब हमारे पास जो जनरेटर होती है इसमें या जो मोटर होती है इसमें हमारे पास जो आर्मेचर सर्किट होती है। सो इसमें हमारे पास अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर कैलकुलेट करते हैं जनरेटर कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें से आर्मेचर सर्किट की जो ब्रिज कंटैक्ट रेजिस्टेंस है जो वो भी इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं इसमें से हमारे पास जो टोटल लॉस आर्मेचर सर्किट में हमारे पास होते हैं वो आई स्क्वायर आर के हमारे पास वो बराबर होते हैं। सो अगर हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज वी के बराबर हो और हमारे पास जो करंट है शंट सर्किट में से वो हमारे पास आई एफ के बराबर हो तो हमारे पास जो शंट सर्किट है उसमें से जो हमारे पास लॉस है वो हमारे पास आई एफ वी के बराबर होंगे। अब हमारे पास डिफरेंट एफिशिएंसी हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी है जो हमारे पास एक्चुअली जितनी वाट्स जनरेट हो रही है आर्मेचर में से डिवाइडेड बाय द जितनी मैकेनिकल पावर सप्लाई हो रही है उसके बराबर होती है। सो ये हमारे पास बी डिवाइड बाई ए के बराबर होती है जो हमारे पास एक्चुअली जो ईएमएफ जनरेट हो रही है मल्टीप्लाई बाय द आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय द आउटपुट डिवाइडेड बाय द ड्राइविंग इंजन। सो वो हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है। सो वो एक्चुअली हमारे पास जो वाट अवेलेबल है इन द लोड सर्किट डिवाइड बाय कितने वाट हमारे पास जनरेट हो रहे हैं मतलब वी आई डिवाइड बाई ई जी डिवाइड इनटू आई ए। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी इससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है वो जनरेट हो जाती है। और फिर हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करते हैं जो हमारे पास एक्चुअली कमर्शियल एफिशिएंसी होती है। सो जितनी वाट हमारे पास अवेलेबल होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में से और डिवाइडेड बाय द जो मैकेनिकल पावर हमारे पास सप्लाइड हो रही है। सो वी आई डिवाइडेड बाई ई जी आई ए। तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है इससे हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। और अगर हमारे पास एक मोटर अच्छा हो या जनरेटर अच्छा हो तो उसकी जो हाई एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी वो 90% से तक हमारे पास उसकी अच्छी एफिशिएंसी होती है। अच्छा अब अगर हम मोटर की एफिशिएंसी की बात कर लें अगर हम मोटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहते हैं तो हमारे पास लोड किस तरह होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आई एफ वी प्लस सी। सो इसमें से अगर हम लॉसेस की बात कर ले तो हमारे पास जो सीरीज़ मोटर है उसमें हमारे पास जो लॉसेस है वो हमारे पास आई स्क्वायर आर ए प्लस आर एफ के बराबर है। एक हमारे पास इसमें से आर्मेचर वाइंडिंग और जो दूसरे हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है उसकी और इसमें से जो सी है वो हमारे पास एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू होती है जो एक्चुअली हमारे पास आयरन फ्रैक्शन या वाइंडेज लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है। सो हमारे पास जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसकी इक्वेशन अगर हम देख लें सो वो हमारे पास बराबर है वी आई माइनस टू आई स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई वी आई मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इससे हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट जो है ऑफ द मोटर जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। सो ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन थी जिसके थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स हम क्या करेंगे डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे और उसके मुताबिक हम क्या करेंगे डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक 8 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर
आर्मेचर है और इसमें हमारे पास जो कंडक्टर्स है वो हमारे पास क्या है 600, उसमें से हमारे पास टोटल कंडक्टर्स है और इसमें से जो रिवोल्यूशन हमारे पास हो रही है वो हमारे पास 625 रिवोल्यूशन पर मिनट हो रही है और हमारे पास जो फ्लेक्स पर पोल है वो हमारे पास 20 मीटर वेब के बराबर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट जनरेटर कि हमारे पास कितने ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं वो हमने कैलकुलेट करना है। अब Z हमारे पास बराबर है 600 के, जो गिवन है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। वेव वाइंडिंग है तो हमारे पास C की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमारे पास जो पोल्स है वो हमारे पास P जो है वो हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा। सो बिकॉज एज पेयर हमारे पास है। सो इक्वेशन हमारे पास था n, जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो हमारे पास 625 पर मिनट है। तो अब पर सेकंड अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम इसको 60 पर डिवाइड कर लेंगे। सो जो इक्वेशन हमारे पास था ईएमएफ जनरेशन के लिए वो हमारे पास बराबर था 2p फ्लेक्स एन जेड डिवाइड बाई सी। 2p इसमें से हमारे पास 4 के बराबर है, जो फ्लेक्स है वो हमें गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पर वेब और फिर हमारे पास n जो है वो हमारे पास 625 डिवाइड बाई 60 के बराबर है। जो z है नंबर ऑफ कंडक्टर वो हमारे पास 600 के बराबर है और डिवाइडेड बाई c और इसमें जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 2 के बराबर है। तो हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो हमारे पास 500 वोल्ट्स के बराबर है। फिर हमारे पास एक नदर प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास एक 4 पोल जनरेटर है और उसमें उसका जो वाइंडिंग है वो हमारे पास लैप वाउंडेड आर्मेचर है और उसमें हमारे पास जो स्लॉट्स है वो 50 स्लॉट्स है और उसमें हमारे पास जो कंडक्टर्स है पर स्लॉट वो हमारे पास 16 के बराबर है। हमारे पास जो यूजफुल फ्लक्स है वो हमारे पास 20 पर मीटर वेब है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है मशीन की कि हमारे पास वो 240 वोल्ट्स ईएमएफ जनरेट कर ले। तो इट मीन कि हमें इसमें से क्या करना है, एन को कैलकुलेट करना है। इन द प्रीवियस वन हमें ईएमएफ जनरेशन कैलकुलेट करनी थी और इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें से हमें जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो वोल्टेज हमें 240 वोल्ट्स गिवन है, सी हमारे पास लैप वाइंडिंग है तो वो 2p के बराबर होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास 50 के बराबर है और टोटल 50 स्लॉट्स है और हर एक स्लॉट में 16 कंडक्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। जो फ्लेक्स है वो हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वेब के बराबर है। अब ईएमएफ जनरेशन अगर हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास बराबर था 2p फ्लेक्स एन जेड डिवाइड बाई सी। अब सी इसमें से हमारे पास बराबर है 2p के, तो अगर हम इसमें से 2p पुट कर ले तो ये 2p इसके साथ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स एन जेड आ जाएगा। सो अगर हम इसको देख लें, इसको हम इक्वेशन अरेंज कर ले, इसमें से हमें कैलकुलेट करना है, एन को कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू भी हमें गिवन है, फ्लक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, जेड की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो हम इसको इस तरह रीअरेंज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास इससे एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो इससे हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड और 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी कि हमारे पास इतनी स्पीड के साथ ये क्या करेगा, ये हमारे पास रोटेट करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक 8 पोल लैप वाइंडिंग आर्मेचर है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स 1200 है। जो फ्लक्स पर पोल है वो हमारे पास 0.03 वेब के बराबर है और हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ जनरेशन अगर हमारे पास स्पीड 500 रिवोल्यूशन पर मिनट हो। सो हम जनरेशन ईएमएफ की बात करते हैं, ये हमारे पास बराबर है 2v फ्लक्स एन जेड डिवाइड बाई सी के। सो ये हमारे पास लैप वाइंडिंग है तो सी हमारे पास 2p के बराबर हो जाएगा। सो 2p ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास फ्लक्स एन जेड आ जाएगा, फ्लक्स एन जेड आ जाएगा। इसमें से हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ जनरेशन, तो ई हमें कैलकुलेट करना है, फ्लक्स हमें गिवन है, एन भी हमें गिवन है और जेड भी हमें गिवन है, रिवोल्यूशन भी हमें गिवन है और जेड भी हमें गिवन है। सो रिवोल्यूशन पर मिनट को हम रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास इससे 300 वोल्ट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक अदर प्रॉब्लम है कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर जो हमारे पास डिवेल्प हो रही है, हमारे पास 200 ईएमएफ वोल्ट जनरेट हो रही है और हमारे पास जो आर्मेचर करंट है वो हमारे पास 30 एम्पियर के बराबर है लोड साइड पर। और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.3 ओम के बराबर है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। हमने फार्मूला पढ़ा था कि टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास बराबर है E - IA RA।
ई वोल्टेज हमारे पास क्या है, ईएमएफ जनरेशन वो हमारे पास 200 वोल्ट्स के बराबर है, आर्मेचर करंट 30 के बराबर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.3 के बराबर है। तो इससे हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारे पास आ जाएगी 191 वोल्ट्स आ जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि एक जनरेटर हमारे पास कनेक्टेड है 60 ओम लोड के साथ, और जो करंट फ्लो कर रही है वो हमारे पास 8 एम्पियर है। अगर हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है तो हमें कैलकुलेट करना है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ जनरेशन। तो टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, करंट मल्टीप्लाई बाय द लोड रेजिस्टेंस। सो लोड करंट मल्टीप्लाई बाय द लोड रेजिस्टेंस, इससे हमारे पास आर ए आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। सो आई ए हमारे पास बराबर है 8 के और आर एल हमारे पास बराबर है 60 के। सो इससे हमारे पास आ जाएगा 480 वोल्ट। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है जनरेटेड ईएमएफ कि हमारे पास कितना ईएमएफ जो है वो जनरेट हो रहा है। तो वो हमारे पास जनरेट हो रहा है ई इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। तो हमारे पास वी वोल्टेज हमारे पास 480 वोल्ट है जो टर्मिनल वोल्टेज है, और आई ए हमारे पास जो है वो 8 एम्पियर के बराबर है, और रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम के बराबर है। तो इससे हमारे पास आ जाएगी 488 वोल्ट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास एक डीसी मोटर है जो हमारे पास ऑपरेट कर रहा है 240 वोल्ट सप्लाई पे। हमारे पास जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 0.2 ओम के बराबर है। हमें कैलकुलेट करनी है बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर हमारे पास आर्मेचर करंट 50 एम्पियर के बराबर है। मोटर हमारे पास है उसकी वी हमारे पास बराबर है ई प्लस आई ए आर ए। अगर हमारे पास वी एक ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है तो ई हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए। तो वी की वैल्यू भी हमें गिवन है 240, आई ए करंट भी हमें गिवन है 50, और रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 0.2। तमाम वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू 230 वोल्ट्स वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हमारे पास एक और है कि हमारे पास आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन, उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 0.25 ओम के बराबर है, और वो कनेक्टेड है 300 वोल्ट सप्लाई के साथ। ईएमएफ जनरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास जनरेटर हमें 100 एम्पियर दे रही हो और फिर नेक्स्ट में हमारे पास वो 80 एम्पियर दे रही हो। सो एज जनरेटर हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फार्मूला है ई इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। सो हमें अगर हमारे पास कितनी ईएमएफ जनरेट हो रही है तो हमारे पास ई जो है वी प्लस आई ए आर ए। सो वी 30 वोल्ट्स हमें 300 वोल्ट्स गिवन है, आर्मेचर करंट भी हमें गिवन है 100 एम्पियर, और रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 0.25। तो इससे हमारे पास 325 वोल्ट्स जनरेट हो जाएगी। और अगर यही मशीन हमारे पास एज ए मोटर काम कर रही है तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। तो अब वी वोल्टेज हमारे पास 300 वोल्ट्स के वन है, आर्मेचर करंट हमारे पास 80 एम्पियर के बराबर है, और आर ए रेजिस्टेंस हमारे पास 0.25 के बराबर है, जिससे हमारे पास 280 वोल्ट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे एक टार्क जो है वो जितना टार्क हमारे पास डिवेल्प हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर एक डीसी मोटर जो 300 वोल्ट डीसी मोटर है उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास 0.5 ओम के बराबर है, और वो हमारे पास रन हो रहा है एट 15 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अगर हमारे पास आर्मेचर करंट बराबर है 60 एम्पियर के। सो वोल्टेज हमें गिवन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है, और आर्मेचर करंट हमारे पास गिवन है। सो हमारे पास जो बैक ईएमएफ है वो हमारे पास बराबर है ई इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। इससे हमारे पास जो बैक ईएमएफ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी तो वो हमारे पास आती है 320 वोल्ट। टार्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है ई आई ए डिवाइड बाई 2 पाई एन। तो इसमें हमारे पास ई की वैल्यू अननोन थी तो ई की वैल्यू बैक ईएमएफ की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली। इससे हमारे पास उसकी वैल्यू 320 वोल्ट्स आ गई। तमाम वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो टार्क है वो हमारे पास आ जाएगी 203.7 रिवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास 240 वोल्ट शंट मोटर है, और जो उसमें हमारे पास टोटल करंट हमारे पास वो 30 एम्पियर वो ले रहा है। हमारे पास फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो 150 के बराबर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारे पास 0.4 के बराबर है। सो अगर हमारे पास करंट हमें कैलकुलेट करना है आर्मेचर में से, और बैक ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फील्ड करंट है आई एफ वो हमारे पास बराबर है वी डिवाइड बाई आई आर एफ के। सो आर एफ की वैल्यू हमारे पास 150 है, तो यहाँ से हमारे पास 1.6 एम्पियर आ जाएगा।
सप्लाई करंट, टोटल करंट जो हमारे पास सप्लाई करंट है वो हमारे पास फील्ड करंट मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट की वैल्यू हमारे पास, टोटल करंट की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू हमारे पास IA बराबर हो जाएगी I माइनस IF के। इससे हमारे पास आ जाएगी 28.4 एम्पियर की। फिर हमें बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बैक ईएमएफ हमारे पास फॉर मोटर वो बराबर होती है E इज इक्वल टू V माइनस IA की। सो V हमारे पास बराबर है 240 वोल्ट के। IA आर्मेचर करंट हमारे पास 28 के बराबर है और आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.4 की। सो इससे हमारे पास जो बैक ईएमएफ जनरेट होगी वो 228 वोल्ट्स हमारे पास जनरेट होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक सीरीज मोटर है जो हमारे पास एक लोड को ड्राइव कर रही है एट 30 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और जो करंट लोड सप्लाई लोड ड्रा कर रही है वो हमारे पास 10 एम्पियर है। अगर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज वो 400 वोल्ट्स के बराबर है और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर वो हमारे पास 2 ओम के बराबर है। हमारे पास आयरन फ्रैक्शन वाइंडेज टोटल लॉस हमारे पास वो 300 वाट के बराबर है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें एफिशिएंसी ऑफ द मोटर कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ द मोटर हम कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है VI स्क्वायर R एंड माइनस C डिवाइड बाई VI। इसमें से जो C है वो हमारे पास क्या है, वो जो फ्रैक्शन या वाइंडेज लॉसेस है। तो हमारे पास V 400 वोल्ट्स हमें गिवन है, करंट हमारे पास बराबर है 10 एम्पियर के, फिर 10 स्क्वायर रेजिस्टर हमारे पास 2 ओम के बराबर है और C की वैल्यू हमारे पास 300 उसके बराबर है, 300 वाट के बराबर है, डिवाइड बाई VI। तो V भी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 300 के बराबर, 400 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई द करंट 10 एम्पियर। तो तमाम वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो 87.5% आ जाएगी। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। सो ये आज की क्लास थी, जिसमें से हमने डिफरेंट मोटर्स पर प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर ली। इसमें से हमने स्टडी आउट कर लिया कि किस तरह डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो हम मोटर में से कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी बैक ईएमएफ, आर्मेचर करंट्स, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह एसी मोटर को स्टार्ट आउट करेंगे।